माई मदर एट 66, इसका आपने पोएम एक्सप्लेनेशन, थीम और मैसेज कर लिया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, राइट। ध्यान रखिएगा, आपको जो वर्ड्स में दे रही हूँ, जो कंपैरिजन में बाकी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वही वर्ड्स यूज कीजिएगा जो यहाँ पे दिए हैं, राइट। चलिए, so what sort of a relationship did the mother and the daughter enjoy as reflected in the poem the mother my mother at 66? So जो my mother at 66 है, इसमें किस तरीके का रिलेशनशिप आपको दिखाया गया है मदर डॉटर का, राइट। सो द मदर एंड द डॉटर एंजॉयड एन इंटीमेट रिलेशनशिप, यानी कि एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप वो एंजॉय करते हैं, वेयर बोथ अंडरस्टूड द लिमिटेशंस, जहां पे वो दोनों एक दूसरे की लिमिटेशंस को, कि कहां तक आप अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हो, वो समझते हैं, कमिटमेंट समझते हैं एंड कंपल्शन समझते हैं ऑफ ईच अदर्स लाइफ। क्योंकि अगर डॉटर को जॉब के लिए जाना है या घर से अलग जाना है, मदर को छोड़ के जाना है, तो वो एक दूसरे की जो ये लिमिटेशंस हैं, जो कंपल्शंस हैं, उनको समझते हैं, राइट। डिस्पाइट देयर फ्रस्ट्रेशंस कॉज्ड बाय द सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो किस वजह से है, क्योंकि वो एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते। डॉटर चाहती है कि वो मदर के साथ रहे, क्योंकि उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, वो ओल्ड एज में है, बट वो फिर भी उनका साथ नहीं दे सकती है। तो ये जो हेल्पलेसनेस की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन है, उसके बावजूद भी क्या करती है, दे बोथ टेंड टू कीप अ ब्रेव फेस, वो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे एक ब्रेव फेस देने की कोशिश करती हैं कि एक दूसरे को अपना दुख ना दिखाएं हम, राइट। सेकेंड, व्हाट इज द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट? जो ये सिक्योरिटी चेक है, क्या उसका कोई सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी है? Yes, the security check represents symbolically the restrictions on, ये क्या restrictions दिखाता है? सिक्योरिटी चेक भी एक रिस्ट्रिक्शन है ना, so इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी एक रिस्ट्रिक्शन दिखाता है on and limitations of grown up men and women who are burdened. So ये सब के ऊपर है लिमिटेशन, जो भी हमारी सोसाइटी में men and women हैं, उन सब के ऊपर ये limitations हैं, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कमिटमेंट्स हैं, राइट। सो द चेक्स ऑल्सो स्टैंड फॉर द कर्ब्स वन हैज टू एक्सेप्ट इन वंस लाइफ। ये जो सिक्योरिटी चेक्स हैं, ये बिल्कुल किस तरीके से हैं, जैसे हमारी लाइफ में हमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिनको तोड़ के हम आगे नहीं जा सकते, जो हमें एक तरीके से रूल्स हैं हमारी लाइफ के, ठीक है। ये सिक्योरिटी चेक्स उन्हीं की तरह काम करते हैं, right? Next, do you think the poem reflects on the escapist tendency of the poet? Escapist मतलब नजरअंदाज करना या उससे भागना, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि पोएट की escapist tendency है? Yes, the poem does reflect the escapist tendency. आप कहेंगे मैम escapist कैसे हुआ, वो भागी कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से? So burdened by the weight of pain suffered by her mother, the poet tries, उनको पता है उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मदर की ओल्ड एज हो चुकी है, सब कुछ उनको पता है पोएट को, फिर भी द पोएट ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटीज बाय लुकिंग आउट ऑफ द कार। उनके बराबर में मदर थी, वो उनका एशन कॉर्प्स जैसे फेस देख रही थी, उनकी एज ओल्ड उनको रिफ्लेक्ट हो रही थी, और उनको वो जो सफरिंग था, जो पेन था, चाइल्डहुड फियर था, वो सब वापस आ रहा था। लेकिन फिर भी वो उस फियर को साइड में रखते हुए उन्होंने कार की विंडो से बाहर देखा, टू द स्प्रिंटिंग ऑफ ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रन कमिंग आउट, ठीक है। तो वो क्या था, अपने उस पेन से हटा के, एस्केप करके बाहर देखना था, टू द यूथ, टू द ग्रोथ, ठीक है। And again she tries to hide the pangs of sufferings by smiling continuously, और वो continuously smile करती रही बिना किसी fear के, उस fear को नजरअंदाज करते हुए। इसीलिए कहते हैं कि the poet has a escapist tendency. The pain, next question, the pain of separation is expressed both literally and metaphorically in this poem. ये जो separation का pain है, ये metaphorically भी है और symbolically भी है। कैसे? The poet expresses her personal anguish. Anguish है sufferings जो है, जो pain है, वो अपने personal pain both literally and metaphorically convey कर रही है। And to convey her pain of separation metaphorically, the poet writes that her mother's face was ashen.
कि कितना फीका उनका फेस पड़ गया था, वीक हो गया था. And she expresses her fear literally when she writes that she realized with pain the fact that her mother had grown old, कि उनकी मदर ओल्ड हो गई हैं. ठीक है. Next question, draw a comparison between the manner in which fear is dealt with by William Douglas in Deepwater and Kamala Das in My Mother at 66. ये क्वेश्चंस मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे कमला दास का जो फियर है प्लस जो विलियम डॉगलस ने आपको डीप वाटर में फियर दिखाया है, फियर ऑफ वाटर दिखाया है, उन दोनों फियर्स में कंपैरिजन करना है. So William Douglas was plagued by the fear of getting drowned in deep water. उन्होंने कौन सा fear दिखाया है? पानी में डूब जाने का. Now this fear was so gripping that it started to affect the quality of his life. ये इतना गहरा था डर कि वो जब भी पानी के पास जाते थे उन्हें वो डर कैच कर लेता था, और इसकी वजह से जो उनकी रियल लाइफ थी वो अफेक्ट हो रही थी. So then he resolved to confront it by getting trained as an accomplished swimmer. उन्होंने सोचा इस फियर को हमेशा के लिए हटाने का एक ही तरीका है, एक बढ़िया स्विमर बन जाइए, इसको, इस फियर को हटा दो हमेशा के लिए. He realized that all we have to fear is fear itself. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. उन्होंने ये रियलाइज किया हमें कि बस किससे डरना चाहिए? फियर, सिर्फ डर से ही डर लगता है हमें. So he successfully defeated the terror of fear. तो उन्होंने बाद में इतना प्रैक्टिस किया, उसकी उस फियर को ही हटा दिया, प्रोड्यूस्ड बाय हिज सेंसेशन ऑफ डाइंग व्हिच हैड एक्सपीरियंस्ड अर्लियर. पहले जो वो डर लगता था कि मैं डूब के मर जाऊंगा, अब उन्होंने उस डर को हमेशा के लिए हटा दिया था. ठीक है ना. कमला दास, सो वो जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो आपने पूरा विलियम डॉगलस के ऊपर लिखा, जो उन्होंने डीप वाटर में अपने पेन को, अपने फियर को उन्होंने बताया है. नाउ इन सेकंड पैराग्राफ यू विल राइट अबाउट कमला दास, कि उन्होंने अपनी माय मदर एट 66 में कौन से फियर की बात की है. सो कमला दास फियर ऑन द अदर हैंड emanated from the thought that one day she might lose her old mother to death. अब उनको ये, उनका क्या फियर था कि एक दिन की कहीं वो अपनी मदर को खो ना दे, कहीं वो उनकी डेथ ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत ओल्ड हो गई हैं. Right? The pain of getting separated from her mother was similar to what she had experienced during her childhood. ये वही सेम डर था जो उन्होंने अपने चाइल्डहुड में फील किया था. It was a familiar ache. जाना पहचाना दर्द था ये बहुत ज्यादा. Her fear was not unfounded and she was quite helpless in this regard. उसमें वो कोई हेल्प नहीं कर सकती थी, कुछ उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकती थी, सिर्फ हेल्पलेस फील करने के अलावा. To deal with her emotions, she composed a poem, और उन emotions से deal करने के लिए उन्होंने ये poem बनाई. She poured her pain in her creative expression and thus prepared herself mentally. इसको पोम में डाल के उन्होंने अपने फीलिंग्स को, अपने मेंटली तैयार किया अपने आप को, कि अगर एक दिन मम्मा गुजर भी जाती है तो आई हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग for the approaching end of the mother. The fear experienced in both cases was equally intense, but the cause and the remedy were different. So दोनों केसेस में, चाहे वो मदर एट माय मदर एट 66 है, चाहे वो डीप वाटर है, दोनों केसेस में जो फियर है वो बहुत डीप है, लेकिन दोनों का बस डील करने का जो तरीका है वो अलग है. डीप वाटर में उन्होंने उस फियर को फाइट किया था, और यहाँ पे उन्होंने इस फियर से अपने आप को एस्केप कर लिया है. ये डिफरेंस आपको देना है. सो इसका तरीका बस एक ही है, एक पैराग्राफ में एक चैप्टर को लिखिए, दूसरे पैराग्राफ में दूसरे चैप्टर को लिखिए. राइट? Both My Mother at 66 and Aunt Jennifer's Tiger, अब इन दोनों में कंपैरिजन है, are written by women poets and both the poems have a woman as a chief character. ठीक है, दोनों के जो ऑथर्स हैं, जो पोएट हैं, वो फीमेल्स हैं, प्लस जो उसमें कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं वो भी फीमेल्स हैं. Now what similarities or dissimilarities do you find in the chief ideas in the poem? ठीक है, so My Mother at 66 has been written by Kamala Das and Aunt Jennifer's Tigers by Adrienne Rich, and both the authors are renowned feminists. दोनों ही जो हमारे authors हैं वो जाने माने feminists हैं. But although both the poems revolve around a female character, they are very dissimilar so far as the chief. दोनों ही characters बहुत अलग हैं. क्यों? Because the chief idea is concerned. The Kamala Das does not take up any issue of the suppression. हम सबको पता है कि ये जो था
आंट जेनिफर टाइगर, इसमें आंट के ऊपर सप्रेशन है, स्लेवरी है, डोमिनेशन है अंकल का, उसके बारे में बात की गई है। लेकिन यहाँ पे माय मदर एट 66, इसमें सप्रेशन, स्लेवरी, इन सब के बारे में कोई बात नहीं है, right? In a patriarchal society, as Adrienne Rich does, though symbolically in her poem. Now, Kamala Das indirectly projects the idea of the transience of human life. जो एड्रीन रिच है, जो कमला दास है, वो क्या बता रही हैं कि हमारी लाइफ में कौन कौन से पेन्स टाइम टू टाइम आते हैं, उनको डील करने के बारे में बताया। लेकिन एड्रियन रिच ने आंट जेनिफर टाइगर में सप्रेशन, स्लेवरी एंड डोमिनेशन के ऊपर बताया that a lady, a female has to suffer during her lifetime, right? Now, after enjoying a few decades of childhood pleasures and youthful energy, one inevitably moves towards old age. So, पूरी अपनी लाइफ करके हम सबको ही ओल्ड एज में एंटर करना होता है, which brings with itself a number of physical and mental weakness. और उसके साथ साथ बहुत सारी मेंटल और हमें फिजिकल वीकनेसेस आती हैं। The old age ultimately leads to death, और finally वीकनेस के बाद डेथ आती है। तो कमला दास इज ग्रीव्ड, अब कमला दास दुखी है, टू लुक एट द वीकेंड हैगर्ड फेस ऑफ हर मदर, वो अपनी मदर का वो वीक फेस देख के बहुत ज्यादा दुख है। एंड देन रियलाइजेस विद पेन दैट हर मदर हैज ग्रोन ओल्ड, और उन्हें दुख है लेकिन वो ये रियलाइज कर रही है कि मदर अब ओल्ड हो गई हैं। The fact naturally evokes the emotions of fear which she conceals behind her long smile. उस डर को वो अपनी लॉन्ग स्माइल के पीछे छुपा लेती है। एड्रियन रिच ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी तरफ आंट जेनिफर टाइगर में एड्रियन रिच क्या बता रही है, दैट वुमेन हैव टू अंडरगो सब्जुगेशन, यानी कि डोमिनेशन एंड स्लेवरी इन द पेट्रियार्कल सोसाइटी। इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में उन्हें स्लेवरी और डोमिनेशन का सामना करना पड़ता है। आंट जेनिफर टाइगर वियरिंग हेवी रिंग्स, जो उन्होंने हाथों में हेवी रिंग्स पहनी हुई हैं, वो ही ये सिंबलाइज कर रही है कि उनके ऊपर कितना बर्डन है ऑफ ड्यूटीज ऑफ वुमेन आफ्टर मैट्रिमनी, आफ्टर मैरिज उनके ऊपर कितने बर्डन्स आ जाते हैं, right? Thus, Adrienne Rich takes up the theme of death, but not to lament the brevity of human life, but to emphasize. वो ये नहीं दिखाना चाहती कि ह्यूमन लाइफ किस तरीके से एंड होती है, बट उन्होंने डेथ को किस तरीके से सिंबलाइज किया है, दैट इवन डेथ कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द बर्डन्स ऑफ वुमेन, कि मरने के बाद भी ये जो ड्यूटीज हैं, ये जो स्लेवरी या डोमिनेशन है, वो तब भी नहीं खत्म होती है इन अ मेल शोविनिस्ट सोसाइटी। But there is a contrast between the transience of human life and the permanence of art, as the tigers in the panels will go on prancing even after the death of Aunt Jennifer. ठीक है, सो आंट जेनिफर की डेथ के बाद भी ये जो टाइगर्स हैं, ये उनके पीछे भागते रहेंगे। क्या मतलब है कि वो उनके ऊपर जो डोमिनेंस है, जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दे विल कंटिन्यू इवन फर्दर, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैंने आपको दिए हैं, इनको अच्छे से कीजिए। दोनों की चैप्टर्स में जो कंपैरिजंस हैं, उनकी थीम में क्या कंपैरिजंस हैं, उनको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अगर आप सिर्फ स्टोरीज लिख दोगे दोनों की, उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको उनको कंक्लूड करना है, समराइज करना है कि दोनों में फियर्स कौन से हैं, दोनों में डेथ्स कौन सी बात की जा रही है, ठीक है? इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा तो आप मेरे को लिखना कमेंट्स में, और मैं आपको आंसर करूंगी, राइट? थैंक यू।